एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11th और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सॉल्व लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ये जो चैप्टर है जहां हमने एनिमल्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बनी है उसको डिस्कस किया है, एपिथेलियम को डिस्कस किया है, कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके हर पार्ट को डिस्कस किया है। इस चैप्टर के लिए हम कंप्लीट कर चुके हैं क्विक रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और अब बारी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स की जो सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं उनका कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया। और यही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी ओलंपियाड के लिए भी, और 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद भी, 2-3 चैप्टर के वीडियोस देखने के बाद भी कोई फीस नहीं देनी है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप अपनी पढ़ाई क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो आइए हम आज सॉल्व करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन सेज क्लासिफाई एंड डिस्क्राइब एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। यानी क्वेश्चन बोलता है कि हमें क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन यानी कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताने हैं, एज वेल एज डिस्क्राइब भी करना है कि उन टाइप्स की क्या फंक्शंस हैं, क्या स्पेशलिटी है, किस चीज को लेकर, एपिथेलियल टिश्यू को लेकर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन यानी कि उनके स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हमको बताने हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। और जब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में तो एपिथेलियम का मतलब होता है, एपिथेलियम का मतलब होता है एक कवरिंग जो किसी बॉडी के, किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर जो कवरिंग है, जैसे हमारे पास हमारी स्किन है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। ठीक है, तो एपिथेलियम हर जगह प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, कहीं पर कवरिंग बना रही है, कहीं पर लाइनिंग बना रही है, और फिर अलग अलग उनके फंक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग वो काम कर रही है। तो जब हम एपिथेलियम की बात करते हैं या एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ब्रॉडली ये 2 टाइप के होते हैं। पहला एपिथेलियम का जो टाइप है वो है सिंपल, और दूसरा टाइप जो है इट इज कंपाउंड। एक एपिथेलियम सिंपल होती है और एक एपिथेलियम कंपाउंड होती है। नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ डिफरेंस होगा किस चीज को लेके, कॉम्प्लेक्सिटी को लेके, मतलब कुछ अंतर आएगा इन दोनों के बीच में, इसके अंदर स्ट्रक्चर को लेके। तो सिंपल एपिथेलियम कैसी होती है? आई विल ड्रॉ द डायग्राम एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बाय द डायग्राम। ये हो गई हमारी सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, और कंपाउंड एपिथेलियम कैसी होती है? कंपाउंड एपिथेलियम ऐसी होती है और फिर ऐसी होती है और फिर ऐसी होती है। यानी बेसिक डिफरेंस हमको क्या दिखता है? सिंपल एपिथेलियम में देयर इज ओनली 1 लेयर ऑफ सेल, there will be only 1 layer of cell, जबकि कंपाउंड एपिथेलियम में there will be several layer of cells, कई सारी layers of cells होंगी, तो हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। This is the basic difference between the 2 types of epithelium। एक को हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम, दूसरी को कंपाउंड एपिथेलियम। The epithelium that has only 1 layer of cell, ऐसी एपिथेलियम, ऐसी सेल की एक लाइन जिसमें बस एक ही लाइन हो सेल्स की, एक पतली सी लाइन है और उसके अलावा कोई लाइन नहीं है तो वो सिंपल है। और अगर एक सेल्स की एक लाइन, उसके ऊपर दूसरी लाइन, उसके ऊपर तीसरी लाइन, ऐसे करके अगर कई लाइंस प्रेजेंट है सेल की तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम। दैट्स इट, इतना समझ में आया। अब हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम जो है वो भी अलग अलग टाइप की है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन इट। अगर सिर्फ पतले पतले सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, अब सिंपल एपिथेलियम कैसी हो सकती है? एक देखो, एक तो ऐसी हो सकती है कि कितने थिन सेल्स हैं, ठीक है, दूसरी ऐसी हो सकती है, और तीसरी सिंपल एपिथेलियम ऐसी हो सकती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी 3? ये तीनों एक ही लेयर ऑफ सेल्स हैं,
तीनों में देयर इज वन लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट, लेकिन तीनों में कुछ डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? शेप ऑफ द सेल का। पहली वाली एपिथेलियम में बिल्कुल पतले थिन सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरी वाली एपिथेलियम में थोड़े क्यूब शेप के सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और तीसरी जो लेयर है सेल्स की उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम शेप के सेल्स हैं, तो कॉलमनर एपिथेलियम, जहां पर बेस में न्यूक्लियस सिचुएटेड रहेगा। दैट्स इट, दिस इज द टाइप ऑफ एपिथेलियम। इतना सबको समझ में आ गया? क्लियर? अब हम इसको डिस्कस करेंगे। देयर आर two types of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium is composed of single layer of cells. There will be only one layer of cells. यहाँ आप देख पा रहे हो, there is only one layer of cell. And functions as lining of body cavities, ducts and tubes. और काम क्या करती है? लाइनिंग बना देगी, कहीं पर डक्ट की, कहीं पर ट्यूब की। डक्ट जैसे कौन सी वाली डक्ट? कोई ग्लैंड है समझ लो, या फिर जैसे हमारे पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट आती थी जो पैनक्रियास का जूस लाती थी। लिवर से बाइल जूस लाने वाली बाइल डक्ट होती थी, तो वो वाली डक्ट, उसकी लाइनिंग बनाने वाला काम कौन करेगा? हमारी सिंपल एपिथेलियम, जहां पे एक लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है। कंपाउंड एपिथेलियम में जबकि क्या होता है? कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल्स लेयर, 2 या 2 से अधिक सेल की लेयर्स है। हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन, और प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है जैसा कि हमारी स्किन में होता है। हमारी स्किन हमको, हमारी जो स्किन है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट मसल को, बोन को, नर्व्स को, वेसल्स को, दूसरे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए उसमें कई सारी लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। क्लियर? ओके, दैट्स इट। अभी इतना समझ में आया? इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ एंड कीप दिस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। दैट्स इट। ओके, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। On the basis of structural modification of cells, simple epithelium is further divided into 3 types. अब इसके बेसिस पे कि सेल का शेप कैसा होगा, सेल कैसा होगा और क्या काम करेगा, इसके बेसिस पर जो सिंपल एपिथेलियम है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला है स्क्वैमस, जो कैसा दिखेगा? स्क्वैमस जो कैसा दिखेगा, जिसमें सेल्स बिल्कुल पतले पतले ऐसे सेल्स दिखेंगे। This is squamous epithelium. Then we have cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium कैसा दिखेगा? जहां पर क्यूब शेप के सेल्स होंगे, जहां पर क्यूब शेप के सेल्स होंगे, क्यूब शेप के सेल्स होंगे, वो ऐसा दिखेगा। ठीक है? उसके बाद कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स कॉलम की तरह होंगे, विल बी लॉन्ग इन शेप एंड साइज, लॉन्ग होंगे, लेकिन खास बात ये होती है कि बेस में हमेशा न्यूक्लियस, बेस में हमेशा प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये 3 टाइप की अलग अलग एपिथेलियम होती हैं, रिस्पेक्टिवली वो ऐसी ऐसी दिखती हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम की। तो स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। देखिए फ्लैट सेल्स हैं, पतले पतले सेल्स दिख रहे हैं, विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्रीज इरेगुलर हैं। जब आप माइक्रोस्कोप में इसको देखने जाओगे, अगर आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगाकर इसको देखने जाओगे तो ये ऐसे ऐसे पतले पतले इरेगुलर बाउंड्री के सेल्स आपको दिखेंगे ऐसे। ठीक है? तो ये कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल पतले पतले इरेगुलर बाउंड्री के सेल्स, विच विल बी कॉल्ड एज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। दे आर फाउंड इन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कहाँ पर मिलेंगे? हमारी ब्लड वेसल की वॉल में। अच्छा, ब्लड वेसल की वॉल में ही क्यों प्रेजेंट है? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि ब्लड वेसल लेके जाती है ब्लड हार्ट से और बॉडी से। जब हार्ट से आया होगा ब्लड, तो कौन सा आया होगा? ऑक्सीजन लेकर आया होगा। और जब बॉडी से आया होगा तो क्या लेकर आया होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया होगा। अब ये दोनों जो एक्सचेंज है, ये जो लेकर आए हैं, ये सेल्स के बीच में, बॉडी के हर सेल के बीच में ब्लड वेसल एक्सचेंज कर रही है मटीरियल्स को, और मटीरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए पतले पतले सेल्स है ताकि जल्दी से एक्सचेंज हो जाए। अगर ये हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है और यहाँ पर हमारी बॉडी के कोई भी टिश्यू के सेल्स प्रेजेंट है, तो आसानी से बहुत इजीली यहाँ पर एक्सचेंज हो सके, बहुत इजीली यहाँ पर एक्सचेंज हो सके इन दोनों चीज़ों के बीच में, ब्लड वेसल और सेल्स के बीच में। इसीलिए जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है? थिन सेल्स होते हैं। ओके, सो फाइन। नेक्स्ट,
ब्लड वेसल में एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एयर सैक ऑफ लंग्स यानी क्या बोल सकते हैं हम, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में भी ऐसे होता है, एल्वियोलाई एक ऐसा बैग शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके पास से पतली पतली ब्लड वेसल गई होती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी पतले पतले वाले सेल्स हैं यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स हैं। आर इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री मतलब एक ऐसी बाउंड्री जहां से इजीली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। तो इतनी सारी बातें हैं स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइडल के बारे में जो ऐसा दिखेगा, फिर हम बात करेंगे कॉलमनर के बारे में जो ऐसा दिखेगा। लेट्स टॉक अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम में एक कॉमन बात होती है और वो कॉमन बात क्या होती है कि क्यूबॉइडल हो या कॉलमनर हो, दोनों ही क्या फंक्शन करते हैं, कुछ अब्जॉर्प्शन का और कुछ सेक्रीशन का। कोई चीज अपने पास अंदर रख लेंगे क्योंकि बड़े सेल्स है ना, उनके पास जगह है, तो कोई चीज अब्जॉर्ब कर लेंगे, या फिर बड़े सेल्स हैं उनके पास जगह थी, कोई चीज ऑलरेडी उनके पास प्रेजेंट थी तो उन्होंने उसे सेक्रीट कर दिया यानी कि दे दिया। तो अब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन का काम क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम करती हैं। अब देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है, इट इज composed of single layer of cube like cells, single layer of क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब के जैसे सेल्स, सिंगल ही लेयर है लेकिन दूसरी कोई लेयर नहीं है, ठीक है। commonly found in ducts of glands and tubular parts of nephron in kidney and its main function are secretion and absorption। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि commonly found in ducts of gland, ducts of gland, gland मतलब कोई ऐसी जगह जो क्या प्रोड्यूस करेगा, कोई एंजाइम या कोई जूस। जैसे लिवर में, लिवर भी एक ग्लैंड है, पैनक्रियाज भी एक पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, तो वहां से कुछ ना कुछ सेक्रीट होके आ रहा है। और क्या सेक्रीट होके आ रहा है, डाइजेशन कराने के लिए डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होके आ रहा था, तो वहां उस डक्ट में भी क्या प्रेजेंट थी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एज वेल एज एक और जगह, वो जगह क्या है, नेफ्रॉन्स इन द किडनी, किडनी में नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन क्या होता था, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस नाम के चैप्टर में जहां पर एक्सक्रीशन पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वहां पर पढ़ा था किडनी के बारे में। किडनी में मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, छोटे 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 मल्टीपल यूनिट्स होते थे जिसको हम कहते थे नेफ्रॉन। और एक्चुअली में नेफ्रॉन ही वो स्ट्रक्चर होता है किडनी में जो ब्लड को प्यूरिफाई कराता है, फिल्टरेशन कराता है और यूरिन बनाने के काम आता है। जो कुछ ऐसा दिखता था कि उसके पास एक बोल होती थी इस तरीके से और उसके बाद ट्यूब होता था और वो ट्यूब जा करके कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाया करता था इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर आर्टीरियोल होता था, आर्टीरियोल में से ब्लड आएगा, मैं इसको दूसरे कलर से बना देती हूँ सो दैट यू कैन स्पॉटेड, ब्लड आएगा, यहाँ पर प्योरीफाई होगा इस स्ट्रक्चर में और फिर ब्लड वापस से बॉडी को चला जाएगा। जब प्योरीफाई होगा तो यहाँ पर ये जो है ये हमको क्या दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमें दिख रहा है DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मतलब इतना कुछ खास नहीं है जो आप नाम से घबराओ। प्रॉक्सिमल मतलब जो बोमेंस कैप्सूल, ये जो कटोरे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर ब्लड वेसल ब्लड लेके आती है, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, यहाँ पे पतली सी मेम्ब्रेन होती है, बहुत थिन मेम्ब्रेन, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है, ब्लड प्यूरिफाई होके वापस से यहाँ से बॉडी में चला जाता है। और ये सब क्या है, ये PCT DCT सिर्फ ट्यूब्स हैं जहां से फिल्टरेट यानी वो पोर्शन जो ब्लड में से फिल्टर होके आया है वो फिल्टरेट वापस से ट्रेवल करेगा और सारे नेफ्रॉन्स, मैंने कहा था ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, सारे नेफ्रॉन्स अपना अपना कलेक्शन कलेक्टिंग डक्ट को दे देंगे, कलेक्टिंग डक्ट वापस से यूरिन बना के यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर करवा देगी। तो ये क्या है, ये ट्यूब है, लेकिन इस ट्यूब में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। क्यों, यहाँ पे सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का क्या फंक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन। कैसे हो रहा है, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो जो भी फिल्टर हुआ होता है यूरिन में, यूरिन जो बन रही होती है ब्लड में से, जो भी फिल्टर हुआ होता है, पानी की कमी थी तो फिर इस फिल्टर को वापस से चेक करते हैं और इसमें से और पानी निकालने की कोशिश करते हैं, तो और भी ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है। और वो कहां पर होता है, ये PCT DCT के पोर्शन में, ये जो ट्यूब्स हैं यहां पर होता है और कलेक्ट होके कहां जाता है, वापस से ब्लड में चला जाएगा पानी, तो ताकि बॉडी के अंदर पानी प्रॉपर रहे, ठीक है। तो ये सारा काम कहाँ होता है, कौन कर रहा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कर रही है। जो इसकी लेयर है, आउटलाइन बनी हुई है इस ट्यूब की, वो किसकी बनी है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। इसके अलावा आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है,
कौन सा वाला? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्यूबॉइडल सेल्स तो हैं, लेकिन इसकी एक खास बात है कि इसके क्यूबॉइडल सेल्स में छोटे छोटे ऐसे माइक्रोविलाई वाले स्ट्रक्चर हैं। ये माइक्रोविलाई वाले स्ट्रक्चर और कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे छानते हैं अपन किसी चीज को तो कभी कभी उसमें मोटे पार्टिकल्स रहते हैं तो वो छन्नी में ही रुक जाते हैं, क्योंकि मोटे पार्टिकल्स हैं, नीचे नहीं निकल पाए, अब उसको भी तो हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स दे दिए जो उसको पुश करके हटा देगा। ठीक है, तो माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं। दैट्स इट। अब कॉलमनर एपिथेलियम की अगर हम बात करें, कॉलमनर एपिथेलियम में कॉलम लाइक सेल्स, कॉलम लाइक मतलब ये कॉलम 1 2 3 4 5, ये कॉलम लाइक सेल्स, बेस में इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल। सिंगल लेयर ऑफ, एक ही लेयर है क्योंकि सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं। टॉल होंगे क्योंकि कॉलम जैसे, टॉल और स्लेंडर, बड़े बड़े लंबे लंबे सेल्स होंगे और पतले होंगे। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। जितनी बार भी मैंने ये वाली एपिथेलियम बनाई है, हर बार मैंने आपको बताया न्यूक्लियस बेस के साइड होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक एट दिस पार्ट, जो हम नहीं करने वाले हैं। सो फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। फ्री सरफेस जहां पर कुछ और प्रेजेंट नहीं होगा, जो खाली सरफेस होगी वहां पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगी। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्टमक की और इंटेस्टाइन की लाइन में, स्टमक में तो सेक्रीट हो रहा था गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, पेप्सिन था, म्यूकस था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा था? बैक्टीरिया मार रहा था। पेप्सिन क्या कर रहा था? डाइजेशन कर रहा था। म्यूकस क्या कर रहा था? स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। वहां पर कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है, कॉलम लाइक, क्योंकि उन्हें इतना सारा जूस सेक्रीट करना है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। आपने कितना सारा खाना खाया दिन भर में, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा जूस चाहिए, कॉलमनर एपिथेलियम देगा। इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस देने के लिए फिर से कौन प्रेजेंट है? हमारा कॉलमनर एपिथेलियम वाला सेल। बहुत सारा जूस चाहिए, बहुत सारा बड़ा वाला सेल प्रेजेंट है। क्लियर? दैट्स ऑल, दैट इज ऑल अबाउट क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट इज कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम एक ऐसी एपिथेलियम जहां पर एक से अधिक, एक से नहीं कहेंगे, 2 से अधिक लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। 2 or more layer of cells are present in the compound epithelium. It is made up of more than one layer, multi-layered भी बोलते हैं इसको, बहुत सारी लेयर है इसलिए multi-layered of cells and thus has a limited role in secretion and absorption. और क्योंकि अब आप एक दिमाग लगाओ, अगर एक ही सेल था तो यहां से कोई भी चीज का सेक्रीशन और किसी भी चीज का अब्जॉर्प्शन इजी था। लेकिन अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर बहुत सारे कॉलमनर सेल्स हैं, ऐसे बेस में न्यूक्लियस के साथ, और कॉलमनर सेल्स के ऊपर क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है इस तरीके से, और क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर भी स्क्वैमस शेप के सेल्स प्रेजेंट है ऐसे, तो जब इतने सारे लेयर होंगे सेल्स के तो इसमें से किसी चीज का अब्जॉर्प्शन और किसी चीज का सेक्रीशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी लेयर ऑफ सेल हैं, तो इसीलिए ये सेक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में काम नहीं करते, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो हमारी स्किन में ये क्या कर रहे हैं? कभी बर्न हो जाए तो क्या सीधे अंदर ऑर्गन और टिश्यू बर्न हो जाते हैं? हर बार नहीं होते, हर बार नहीं होते। अगर सीवियर बर्न नहीं है तो छोटा मोटा तो ऊपर ही जल के ठीक हो जाता है। उसके बाद मैकेनिकल स्ट्रेस, कभी दरवाजे में उंगली आ जाती है तो क्या पूरा फट जाता है, पूरी उंगली कट जाती है? नहीं कटती, ऊपर ही होता है जो भी होता है। खून बाहर आ जाता है? नहीं आता, स्किन के अंदर आता है। मैकेनिकल स्ट्रेस या केमिकल स्ट्रेस, दोनों ही सिचुएशन में प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होता है? कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर? दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। हमारी स्किन का ड्राई सरफेस भी इसी से बना है, कंपाउंड एपिथेलियम से। मुंह के अंदर, माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर जो मॉइस्ट एपिथेलियम है, क्योंकि हर बार सलाइवा प्रेजेंट है माउथ में, तो जो मॉइस्ट एपिथेलियम है या फिर वहां पर भी क्या प्रेजेंट है? कंपाउंड एपिथेलियम। फेरिंग्स में इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। पैनक्रियाटिक डक्ट्स में क्या प्रेजेंट है? इस बात को याद रखना, मैंने वहां सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया था कि डक्ट क्या चीज होती है, ठीक है। लेकिन पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो 2 काम करती है, एक तो हार्मोन भी सेक्रीट करती है, एक डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रीट करती है। इंसुलिन भी वहीं से सेक्रीट हो रहा था, वहां उसके 2 काम है। उसके पास कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होगी पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक डक्ट्स में। सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे पास 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पर कान के पास पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पर जॉ के नीचे सबमैंडिबुलर ग्लैंड,
टंग के नीचे सबलिंगुअल। अब ये तीनों के तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं कंपाउंड एपिथेलियम के साथ हैं, इतना सारा दिन भर सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। उसके बाद इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हो गया, फेरिंग्स हमारा पाइप है ना, फेरिंग्स और लेरिंग्स दो पाइप होते हैं हमारे पास, तो वो जो फेरिंग्स और लेरिंग्स में से फेरिंग्स वाला जो है उसके पास क्या है, उसके पास कंपाउंड एपिथेलियम। बक्कल कैविटी मैंने बता दिया, मॉइस्ट सरफेस स्किन बता दिया, दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट डाउन द कॉमन फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कॉमन फीचर्स क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन डिफरेंशिएट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, और बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस बताओ। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। क्लास 9th का स्टूडेंट भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है अगर टिश्यू चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कॉमन फीचर्स होते हैं किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के। किसी कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू तब कहा जाता है जब वो एक लिंक बनाकर रखता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के ऑर्गन में, स्ट्रक्चर्स में और उनके फंक्शंस में। हाँ बिल्कुल, अगर हम ब्लड की बात करें, बोन की बात करें, मसल की बात करें, तो ये सारी चीजें, मसल की नहीं, बोन की, ब्लड की, कार्टिलेज की हम बात करें तो ये सारी चीजें तो बॉडी के हर पोर्शन में प्रेजेंट है। मसल मस्कुलर टिश्यू में अलग आएगा, है ना। बोन, ब्लड, कार्टिलेज सब कुछ कहाँ प्रेजेंट है? पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। पूरी बॉडी में एक लिंक बना के रख रहा है और एक फ्रेमवर्क बना के रख रहा है जो क्या करेगा, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी को, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, और क्योंकि बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। नाउ सी, कनेक्टिव टिश्यू दे आर मोस्ट अबंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। सबसे ज्यादा अबंडेंट मतलब ज्यादा क्वांटिटी में है और पूरी जगह फैले हुए हैं उन बॉडी में, उन एनिमल्स की बॉडी में जिनकी बॉडी कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बॉडी का मतलब क्या है? जहां टिश्यू भी प्रेजेंट है, ऑर्गन भी प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इनको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? लिंक बना के रखते, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है इसीलिए। They range from soft connective tissue to specialized type which include cartilage, bone, adipose and blood. अब इनमें क्या क्या आता है? इनमें क्या क्या चीजें आती हैं? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी आता है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू भी आता है। तो उसमें होगा कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। कार्टिलेज हमको मालूम है, बोन हमको मालूम है, एडिपोज मतलब हमारा जो फैट का टिश्यू होता है, फैट की लेयर हमारे स्किन के नीचे जो होती है वो, और ब्लड भी हमको मालूम है कि क्या होता है। दैट्स इट, ये हमने कुछ कॉमन फीचर्स पढ़े। इसके बाद ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सेल सेक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। ब्लड को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे जो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, इन सब में कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जो फाइबर्स बनाते हैं ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बना हुआ फाइबर है जिसको बोला जाता है कोलेजन या इलास्टिन, और यही कोलेजन इलास्टिन है जिसकी वजह से इतनी मजबूती, इतनी स्ट्रेंथ आ रही है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कार्टिलेज को मोड़ोगे तो टूटेगा नहीं, ये किसने कराया? ये फाइबर ने कराया, ठीक है। स्ट्रेंथ, बोन इतनी मजबूत क्यों है? हमारे थाई की बोन इतनी मजबूत होती है जितना मजबूत कॉन्क्रीट होता है, तो ये इतनी मजबूत कैसे हुई? इन्हीं फाइबर्स की वजह से। सेल्स आल्सो सेक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड व्हिच accumulate बिटवीन सेल एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस। इन सेल्स के पास पॉलीसैकेराइड भी होते हैं। पॉलीसैकेराइड यानी कि लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड। पॉलीसैकेराइड भी होता है बिटवीन सेल्स, फाइबर्स, और जो मैट्रिक्स की तरह काम करता है, यानी घर बना लेता है और उस घर के अंदर फिर फाइबर्स सारे के सारे रहते हैं। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दी कॉमन फीचर्स। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बोन की। तो ये जो बोन है ये क्या करती है? बोन हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है जो क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको हमेशा से बताया बॉडी जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो दो टाइप की होती है। या तो हमेशा बॉडी के अंदर एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है, या फिर बॉडी के बाहर कोई हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में अंदर बोन है जो कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी का स्केलेटल सपोर्ट बना रहा है। एज वेल एज अगर हम बात करें टर्टल की, तो उसकी बॉडी अंदर तो बहुत सॉफ्ट है लेकिन ऊपर से उसके पास कितना हार्ड शेल है, कवरिंग है। सो हम हमेशा एक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे हमारा किडनी हो गई, हमारा लंग्स हो गया,
हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है और मसल के साथ जो अटैचमेंट बना के रखता है। बोन्स और मसल कहीं ना कहीं जाकर अटैच्ड होती हैं और वो जो अटैचमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उठना है, बैठना है, बोन जो है अलग अलग पीसेज में है, यहाँ की बोन अलग, यहाँ की बोन अलग, यहाँ पर अलग अलग बोन, मेटाटार्सल, टार्सल, तो यहाँ पर भी छोटी छोटी बोन्स हैं, लेकिन उनको पकड़ के एक जगह किसने रख रखा है? मसल ने रख रखा है। तो ये जो एक जगह रहने का काम है, अटैचमेंट का काम है, फ्रेमवर्क बनाने का काम है, सपोर्ट करने का काम है, ये सब कुछ कौन कर रही है? बोन। देखिए, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। फ्रेमवर्क बनाया जिसने बॉडी का सपोर्ट किया। इट ऑल्सो एंकर्स मसल, मसल के साथ पकड़ के रखती है एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन को भी सपोर्ट करती है। स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, स्ट्रॉन्ग होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है। बोन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू है हमारी बॉडी का और नॉन फ्लेक्सिबल है। नॉन फ्लेक्सिबल, अब आप बोलोगे मैम मेरा हार्ट तो मुड़ रहा है, तो आपको भी पता है, आप डॉक्टर बनने वाले हो, इतना तो इजी है कि यहाँ पर जॉइंट है जिसकी वजह से मुड़ रहा है, इसको मोड़ के बताओ बीच में से, अगर फ्रैक्चर ना आ जाए तो कहना नहीं मुड़ेगा ये, ठीक है। ये एक बोन बीच में से नहीं जुड़ेगी, जहां जॉइंट होगा वहां मुड़ सकती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, बोन के जो सेल्स हैं, बोन के सेल्स क्या कहलाते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो कहां पर एम्बेडेड हैं, कहां फंसे हुए हैं? बोन के मैट्रिक्स में, जो कि हार्ड मैट्रिक्स है, क्योंकि बोन भी हार्ड है। अगर सॉफ्ट मैट्रिक्स होता तो स्ट्रक्चर भी सॉफ्ट होता। इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस कंपाउंड, और बोन जो है वो किसकी बनी है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हुई है। और इसी रीजन से जैसे ही ब्लड में कैल्शियम की कमी होने लगती है, बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम ब्लड में नहीं मिल पा रहा है, तो बोन में से कैल्शियम निकल निकल के आने लगता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड के पास, और बोन में छोटे छोटे पोर्स यानी कि होल जैसे बनने लगते हैं, तो बोन जो है वो पोरस हो जाती है। तो वो डिसीज क्या कहलाएगी, वो डिसऑर्डर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर बन जाना। बने क्यों थे? कैल्शियम की कमी ब्लड में हो गई थी, तो बोन ने अपना कैल्शियम दे दिया, ठीक है, विच इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन। तो ये सब हो गया बोन के बारे में। अब मैंने ये पेनफुल कंडीशन आपको कैल्शियम वाली क्यों बताई? ताकि आपको याद रहे कि कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो बोन को बनाते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज कैसा स्ट्रक्चर है? सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, और कहां कहां प्रेजेंट है? नोज में प्रेजेंट है, ईयर में प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे लैरिंग्स में प्रेजेंट है। देखो, इट हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स, और क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो इसके सेल्स दूर 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 रखे हुए हैं। सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। सॉलिड मैट्रिक्स किस चीज का बना है? प्रोटीन और शुगर का। हमेशा मैंने आपको बताया, बॉडी में ऐसी कोई जगह शायद ही होगी जहां प्रोटीन ना हो। एवरीवेयर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सम और द अनदर फॉर्म। हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रोटीन भाई साहब जरूर रहते हैं। तो प्रोटीन को तो अपन नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में तुमसे कुछ पूछा जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? प्रोटीन आएगा, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ पर भी प्रेजेंट है। उसके बाद प्रोटीन के साथ में कौन प्रेजेंट है? तो शुगर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लूकोज हो सकता है, किसी भी फॉर्म, एनी फॉर्म ऑफ शुगर कैन बी प्रेजेंट। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन। कार्टिलेज क्या करता है? जहां पर बोन का सरफेस होता है, बोन अपने जॉइंट्स बनाती है, तो वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है? उस मोड़ को, उस मूवमेंट को, उस जॉइंट को स्मूथ बनाता है। नहीं तो कड़कड़ कड़कड़ आवाज आती है, अपन हाथ पैर मुंह हिलाते तो ये मूव करते तो आवाज आती, पैर हिलाते तो आवाज आती, तो वो सब ना आए तो उसके लिए स्मूथ बना दिया इसने। एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज में है, ईयर में है, तभी टीचर ऐसे कान मोड़ देती थी, लेकिन ये वैसे ही हो जाता था, कुछ नहीं होता था इसको। ट्रेकिया में है और लैरिंग्स में है। एंड यू विल, आई डोंट नो यू नो इट और नॉट, आपको शायद नहीं पता होगा, शायद कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, हमारी नोज और हमारे ईयर्स है ना, नोज हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। तो नोज और ईयर्स जो होते हैं, दे आर एवर ग्रोइंग स्ट्रक्चर। आपकी बॉडी में सारी चीजें ग्रो करना बंद कर सकती हैं या कर देंगी, या चांसेस हैं, लेकिन आपकी नोज और ईयर्स कभी ग्रो होना बंद नहीं होते। दे ग्रो थ्रू आउट द लाइफ,
ठीक है, तो याद रखना वहां पे कौन प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। क्लियर, दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेंट अपॉन द गैमेटिक एक्सचेंज इन अर्थवर्म ड्यूरिंग मेटिंग। अब ये काफी सेंसिबल क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन क्यों पूछा गया है उसका अर्थ भी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थवर्म के अंदर गैमेटिक एक्सचेंज कैसे होता है जब वो मेट करते हैं। अर्थवर्म के अंदर जब मेटिंग होती है, व्हेन टू अर्थवर्म दे मेट, हाउ डू दे एक्सचेंज देयर गैमीट्स, उनके बीच में उनके गैमीट्स यानी कि सेक्स सेल्स जो हैं वो कैसे किस तरीके से एक्सचेंज होते हैं। तो अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम एक्सचेंज होने की तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, अभी जितने लोगों को समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा, वैसे 99% लोगों को समझ में आ गया होगा, 1% को समझ में नहीं आया होगा जो ये वीडियो शायद पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि 99% स्टूडेंट्स तो अपना वो देख ही चुके होंगे क्विक रिवीजन, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना है किसी भी चैप्टर के लिए, ठीक है। अब हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दो चीजें प्रेजेंट हों, एक है टेस्टिस भी हो, दूसरा ओवरी भी मिल जाए, टेस्टिस भी मिल जाए, ओवरी भी मिल जाए, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों मिल जाएं एक साथ, तो हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक। तो अर्थवर्म एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। अब उसमें गैमेटिक एक्सचेंज कैसे होगा, गैमीट्स कैसे एक्सचेंज होंगे, तो अर्थवर्म के ऊपर गैमीट्स जो एक्सचेंज होते हैं वो जक्स्टा पोजीशन में एक्सचेंज होते हैं, जक्स्टा पोजीशन में एक्सचेंज होते हैं, यानी कि दो अर्थवर्म एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिटली अरेंज्ड होंगे तब होंगे। एक अर्थवर्म का एंटीरियर पोर्शन ये, पोस्टीरियर पोर्शन ये, एंटीरियर पोर्शन ये, पोस्टीरियर पोर्शन ये दोनों जक्स्टा पोजीशन यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन में मेट करते हैं। यानी कि इस तरीके से अगर ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है एक अर्थवर्म का, तो दूसरा अर्थवर्म इससे बिल्कुल ऑपोजिटली प्रेजेंट होगा, इसका एंटीरियर ये होगा, पोस्टीरियर ये होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अगर ये इस पोजीशन में कितनी देर तक रहेंगे, 1-1.5 घंटे तक, ठीक है। अगर ये इस पोजीशन में 1-1.5 घंटे तक रहेंगे तो इनके बीच में एक्सचेंज होगा, किस पाउच का एक्सचेंज होगा, कौन सा पाउच, जिसके अंदर बहुत सारे स्पर्म्स प्रेजेंट हैं। तो ये वाला जो है ये अपने अपने क्या करेंगे, स्पर्म वाले पाउच को एक्सचेंज कर लेंगे, एक दूसरे को अपने अपने स्पर्म के पाउचेस दे देंगे, और अब क्या हो गया, इनका स्पर्म्स एक्सचेंज हो गए। जैसे ही स्पर्म एक्सचेंज होंगे तो इनके बीच में हमने पढ़ा था कि अर्थवर्म की बॉडी में 100 से लेके 120 तक के सेगमेंट्स होते हैं। उन सेगमेंट्स में अगर ये अर्थवर्म की बॉडी है तो बीच में एक ऐसा सेगमेंट होता है जो डार्क रेड, डार्क ब्राउन कलर का होता है और उसमें कोई सेगमेंट नहीं होते, वो कहलाता है क्लाइटेलम। क्लाइटेलम, और ये क्लाइटेलम क्या बनाता है, कुकून बनाने में मदद करता है। क्लाइटेलम कुकून बनाने में मदद करता है। कुकून एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर नए अर्थवर्म जन्म लेंगे, ठीक है। तो कुकून बन गया, अब क्या होगा, अब इतना पोर्शन हम पहले देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक, इतना तो लिख लें। A mutual exchange of sperm occurs between two worms during mating. म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, दोनों अपने अपने जो स्पर्म्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं मेटिंग के दौरान, ठीक। one worm has to find another worm and they mate juxtaposing opposite gonadal opening. juxtaposition मतलब opposite एक दूसरे के, anterior posterior position दोनों एक दूसरे के opposite हो जाती हैं। exchanging पैकेट्स ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। मैंने बोला था पैकेट एक बैग जिसमें बहुत सारे स्पर्म्स होंगे, वो बैग एक्सचेंज होगा, और वो बैग या वो पैकेट क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर चैप्टर का क्विक रिवीजन स्टार्ट किया था तो कीवर्ड्स में ही मैंने आपको ये चीज समझा दी थी। मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपॉजिटेड इन कुकून। अब मैंने बोला क्लाइटेलम कुकून बनाता है। कुकून क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास स्पर्म भी प्रेजेंट है, एग भी प्रेजेंट है और न्यूट्रिटिव फ्लूइड भी प्रेजेंट है।
अब देखो ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बैग में मैं स्पर्म भी रख दूं और एग भी रख दूं तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा, एक चीज। दूसरी बात, ये दोनों लिविंग सेल हैं, दोनों लिविंग सेल को जिंदा रहने के लिए तेरी कसम क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम क्या चाहिए? दोनों को न्यूट्रिशन चाहिए बाबा। न्यूट्रिशन नहीं होगा तो कैसे फिर रहेंगे वो जिंदा? न्यूट्रिशन की तो जरूरत है। खाना कहाँ से मिलेगा? दोनों लिविंग सेल्स हैं, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने जा रहे हैं, ब्यूटी ऑफ द नेचर, कहाँ से जिंदा रहेगा? न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिटिव फ्लूइड भी आ जाता है। न्यूट्रिटिव फ्लूइड, स्पर्म, एग, सारे के सारे इस एक स्ट्रक्चर में एक साथ रहते हैं जो कहलाता है कोकून। क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटेलम, जो कि किससे बना? ये जो क्लाइटेलम एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में अर्थवर्म को जो मदद करता है, उस बैंड जैसे स्ट्रक्चर क्लाइटेलम ने कुछ सेल्स बनाए, उन सेल्स ने कोकून बनाया, कोकून में आ गए स्पर्मेटोफोर में से स्पर्म्स और एग्स भी आ गए और न्यूट्रिटिव फ्लूइड भी आ गया। अब सारी कहानी किसके बारे में चलेगी? कोकून के बारे में। गैमेटिक एक्सचेंज यहां पर खत्म हो गया। बात समझ गए? गैमेटिक एक्सचेंज यहां खत्म हो गया। मैं फिर से बताती हूं, गैमेटिक एक्सचेंज में अपन ने क्या पढ़ा? दो अर्थवर्म एक दूसरे के जक्स्टा पोजीशन हो जाते हैं। एक अर्थवर्म का मुंह अगर ये है और दूसरे अर्थवर्म का मुंह अगर ये है तो ये दोनों एक दूसरे से जक्स्टा पोजीशन में सेट हो जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों अपने अपने क्या एक्सचेंज कर देंगे? पैकेट, जिसके अंदर स्पर्म्स रखे थे बहुत सारे, और वो पैकेट क्या कहलाता है? स्पर्मेटोफोर। उसके बाद ये स्पर्मेटोफोर कहां जाएंगे? कोकून में जाएंगे। कोकून कौन सी जगह है? ऐसी जगह जहां पर एग भी है, स्पर्म भी है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड भी है। अब सारी कहानी कोकून में चलेगी। गैमेटिक एक्सचेंज तो हो चुका। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर्स विद इन द कोकून व्हिच आर डिपॉजिटेड इन द सॉइल। मैंने आपसे कहा जहां एक बैग में स्पर्म भी रह रहा है और एग भी रह रहा है तो फर्टिलाइजेशन तो हो गई ना, फर्टिलाइजेशन तो होना ही है। अगर एक साथ एग और स्पर्म्स रहने लगे तो उनकी तो कैरेक्टरिस्टिक है कि उनको तो फर्टिलाइज ही करना है। तो ये जो कोकून है, जिसके पास खाना भी है, स्पर्म भी है, एग भी है, इसको अब अपनी बॉडी से तो कोई लेना देना है नहीं, खाना तो उसे मिल ही जाएगा। तो ये जो है ये सॉइल में आ जाता है। कोकून को सॉइल में डिपॉजिट कर देते हैं वो अर्थवर्म। अब सॉइल के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो चुका था तो अब किसकी बारी आएगी? डेवलपमेंट की। फर्टिलाइजेशन हो गया तो डेवलपमेंट की बारी आएगी, क्योंकि एक नया अर्थवर्म बनना है और ये सब कहाँ हो रहा है? कोकून के अंदर ही हो रहा है, सॉइल में रखा है कोकून। The ova eggs are fertilized by sperm cells within the cocoon. मैंने आपको बोला कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, which then spills off the worm and is deposited in the soil. जो क्या करेगा? लेटर ऑन डेवलपमेंट के बाद उसमें से अर्थवर्म निकल के आएंगे। इसीलिए हमेशा सॉइल में से अर्थवर्म निकलते हुए दिखते हैं। तो वो रीजन क्या है? क्योंकि कोकून वहां डिपॉजिट होता है सॉइल में। ठीक, तो अब ये हो गया कोकून के बारे में। कोकून होल्ड्स द वर्म एम्ब्रियो, वर्म एम्ब्रियो को पकड़ के रखता है, फिर धीरे 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 उसमें से वर्म्स निकल के आते हैं। अबाउट 3 वीक्स के टाइम में, है ना, मतलब कम से कम भी 21 डेज के टाइम में ईच कोकून प्रोड्यूसेस 2 to 20 बेबी वर्म्स। 2 भी हो सकते हैं, 2 से 20 तक बेबी वर्म्स, उसमें से छोटे छोटे बेबी वर्म्स निकल के आएंगे और एवरेज में कम से कम 4 तो निकलेंगे। देखो ये जो नंबर हम बोलते हैं ना, जैसे हमने बोला फॉर एग्जाम्पल, है ना, अभी मैं कोकून की बात नहीं बता रही, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। हमने बोला ह्यूमन बींग्स की हार्ट बीट 70 से 72 टाइम्स पर मिनट होती है। तो भाई वो एवरेज बताया है, ऐसा नहीं है कि सबकी 72 निकल है। हो सकता है ना कि मेरी 69 निकल है, हो सकता है तुम्हारी 73 निकल है, 74 निकल है। एवरीथिंग कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, हर चीज आगे पीछे हो सकती है। हमने एक एवरेज निकाला है कि इससे इसके बीच में होती है, एक आध दो कम ज्यादा आगे पीछे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने बोला कोकून में से 2 निकलेंगे, या तो बेबी वर्म, छोटे छोटे बेबी वर्म्स, या तो 2 निकलेंगे या 20 निकल सकते हैं, पर कम से कम 4 तो निकलेंगे, है ना, 4 तो निकलने हैं। सो ऑन एन एवरेज ऑफ 4, एवरेज में 4 निकलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ अर्थवर्म इज डायरेक्ट, देयर इज नो लार्वल फॉर्म्ड। कभी भी डायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये 2 ही डेवलपमेंट होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब एक छोटा बेबी वर्म अपने बड़े अर्थवर्म जैसा ही दिखता है,
तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर फ्रॉग में वो टेडपोल बेचारा, कभी उसको देख के तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि है क्या, रे तू आगे जाके फ्रॉग बनेगा, लेकिन वो बनता है। लेकिन उसमें डिफरेंस है, उसके टेडपोल में और फ्रॉग में जमीन आसमान का अंतर है दोनों के दिखने में। तो ये जो चेंज है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ना। पहले कुछ और दिख रहा था, चेंज हुआ, कुछ और दिखने लगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो एक जैसा दिखता है, छोटा बेबी वर्म, बड़ा अर्थवर्म, एक जैसे ही लग रहे हैं देखने में, तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द गेमेटिक एक्सचेंज इन द अर्थवर्म, जो जक्स्टापोजिशन में हुआ था। जक्स्टापोजिशन में होने के बाद पूरा काम, पूरी कहानी कुकून में चली थी। फर्टिलाइजेशन से, डेवलपमेंट से, एम्ब्रियो का बनना, फिर उसमें से वर्म का निकलना, ये सब सॉइल में एक कुकून के अंदर हो रहा है। उसमें से 2 से 20 तक के वर्म निकल जाएंगे, कम से कम 4 तो निकलने ही निकलने हैं। और कैसा डेवलपमेंट होता है? डायरेक्ट, कोई लार्वा नहीं बनता, कोई टेडपोल नहीं बनता। क्लियर? दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड स्केच। अब यहां तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि आप क्या कर सकते हो, देखो 2 चीजें हैं। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाओगे ना, नीट देने जाओगे, तो वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है? वहां डायग्राम बनाने को कोई नहीं बोलेगा डेफिनेटली, पर आपको डायग्राम दिया रहेगा, बोलेंगे लेबलिंग बताओ अब आप, ठीक है। या फिर कुछ लेबलिंग से लेकर पूछ लेंगे कि दिए गए ऑप्शंस में से बताओ लेबलिंग इसकी सही कौन सी है और किसका सही फंक्शन लिखा है। नाम लिख देंगे लेबलिंग का, सामने फंक्शन लिख देंगे। अब तुम्हें पहचानना पड़ेगा। तो एनी हाउ, एनीवेज, बाय हुक और बाय क्रुक, द डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बायोलॉजी। सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो डायग्राम को समझना। अभी हमको बोला है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाओ कॉकरोच का और एक्सप्लेन करो कि कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम है आपके सामने, बना के भी मैं आपको बता देती हूँ कैसा बनता है। अगर हम बात करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉकरोच के, तो यहाँ पर ना 3 चीजें होती हैं। जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोरगट, मिडगट, हाइंड गट। आगे का गट, बीच का गट और लास्ट का गट, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। और क्या क्या है उसमें देखो, जब आप चालू करते हो, मुंह तो है ही, मुंह में ही तो पूरा बकल कैविटी आएगी, फिर तो ईसोफेगस आएगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगा कि मैं सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही हूँ। अब देखो, अगर कॉकरोच इतना बड़ा है तो मैं इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाऊंगी तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये वाली चीज छोड़ के मैं आपको जस्ट लाइक दैट डाइजेस्टिव सिस्टम बना के बता रही हूँ। पहले सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड के पास में एक छोटा सा बैग है जिसको बोलते हैं सलाइवरी रिजर्वॉयर, जो सलाइवा रख लेता है, ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे चलता है, ठीक है, ये नीचे चलता है तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स और ईसोफेगस। माउथ है ना, माउथ जैसा स्ट्रक्चर, उसके बाद फेरिंग्स है और ईसोफेगस है। तो फेरिंग्स और ईसोफेगस ध्यान से देखना। उसके बाद एक और छोटा सा ऐसा पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि क्रॉप और गिजार्ड भी तो प्रेजेंट है। तो ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर हमने बना लिया, जो क्या कहलाएगा, क्रॉप। क्रॉप के बाद मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये तो हो गया फोरगट। अब मिडगट देखो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है इस तरीके का, जो थोड़ा सा घुमा हुआ स्ट्रक्चर है। अच्छा, हर बार हर ऑर्गेनिज्म में एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना, वो थोड़ी सी घूमी हुई रहती है। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में कैसे रखा हुआ है, ये ऐसा मोड़ के नहीं रखा हुआ है, ऐसा ही होता है अपना इंटेस्टाइन। जब अपन डायग्राम बनाने जाते हैं तो ऐसे ही दिखता है ना, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों दिख रहा है, इतनी जगह नहीं थी ना हमारे पास, तो हमको मोड़ के ही रखना पड़ता है। तो इसका भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो भाई ये भी एक अच्छा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास आपको पूरे ऑर्गन दिख रहे हैं। तो क्या होगा, वो भी ऐसे ही जुड़ा तुड़ा मुड़ा सा रखा हुआ है। अब ये खत्म होगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अभी ये खत्म जब होगा तो अभी हम क्या बना रहे हैं, पर्पल से हम बना रहे हैं मिडगट। मिडगट जहां खत्म हो जाता है तो शुरू हो जाता है हाइंड गट, ठीक है। और हाइंड गट में एक और ट्यूब, ये ट्यूब थोड़ी सी लंबी रहती है, चलती रहती है, फिर जाके पतली होती है और खत्म हो जाती है एनस में, ठीक। बस इतना ही होता है। इसके बाद एक चीज जो इंपॉर्टेंट मुझे आपको बतानी है वो क्या है, वो ये है कि इसके पास 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, एक है हिपैटिक सी के और एक है मालपीजियन ट्यूब्यूल। हिपैटिक सी के प्रेजेंट होता है फोर गट और मिड गट के बीच में, ऊपर वाला गट का पोर्शन बीच वाले गट के पोर्शन के बीच में। और ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं। ब्लाइंड ट्यूब्स का मतलब एक ही जगह से खुली रहेगी, दूसरी जगह से बंद रहेगी, अंधा मोड़ जैसा होता है। तो देखो ये हैं वो ट्यूब्स,
ठीक है, ये वो ट्यूब्स हैं, या ये वाली ट्यूब थोड़ी फूल जैसी बन गई है, ठीक है, ये ट्यूब्स हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल फिर कहाँ प्रेजेंट होती है, जहां पर मिड गट खत्म होता है और हाइंड गट शुरू होता है, वहां पर प्रेजेंट होती है मालपीजियन ट्यूब्यूल। इस तरीके से मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाती है। अभी ये डायग्राम बन गया, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको हम मार्क करेंगे। सबसे पहले हमको मिलेगा फेरिंग्स, क्या मिलेगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हमको मिलेगा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बाद हमको मिलेगा, सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा जब प्रोड्यूस होगा तो उसको रखने वाला सलाइवरी रिजर्वॉयर, तो ये है सलाइवरी रिजर्वॉयर, ठीक है। फेरिंग्स यहां पे था, तो फेरिंग्स के बाद ये वाला पार्ट, फेरिंग्स के बाद ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है अरे यार बहुत हौच पौच हो जाएगा, एक मिनट, ये कहलाता है ईसोफेगस। मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस के नीचे एक बैग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये कहलाता है क्रॉप। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉप। क्रॉप के नीचे है गिजर्ड, गिजर्ड। यहां पर ये जो ब्लाइंड ट्यूब दिख रही है, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये है हिपैटिक, हिपैटिक सीके, ठीक है, हिपैटिक सीके, गिजर्ड, और हमने क्या बना लिया, क्रॉप। अब क्या आएगा, अब ये हमारा चल रहा है, ये पर्पल वाला क्या है, मिडगट। मिडगट जहां खत्म होगा तो ये जो है ये है मालपीजियन, मालपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर इलियम, कोलोन और रेक्टम। ऊपर वाला पोर्शन इलियम, इलियम, बीच वाला पोर्शन कोलोन, लास्ट वाला पोर्शन रेक्टम, और सबसे आखिरी में एनस। दैट्स इट, हो गया पूरा एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम किसका, कॉकरोच का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे, आई यूज दिस, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इतना पोर्शन मैंने अच्छा मैं इसको ऐसा करती हूँ कि अगर आप इतना पोर्शन ध्यान से देखोगे, इतना, ठीक है, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, फोरगट, ठीक है। कितना पोर्शन, ये जो मैंने मार्क कर दिया, इतना पोर्शन है फोरगट, ठीक। इसके बाद फोरगट के बाद, फोरगट के बाद ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है, मिडगट, मिडगट, बीच का गट, ठीक है। इसके नीचे वाला पोर्शन, इसके नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, इसके नीचे वाला पोर्शन कहलाता है ये वाला हाइंड गट। दिस पोर्शन इज कॉल्ड हाइंड गट। इतना तो समझ गए ना। अब देखो मैं ये मार्किंग हटा दूंगी, फोरगट, मिडगट, हाइंड गट, ठीक है। अब देखो मैं ये मार्किंग हटा देती हूँ, ठीक, अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये यहां से यहां तक का फोरगट, कहां तक का, कहां तक का फोरगट है, 1 मिनट, अरे कहां से कहां तक का है, ये जो हमारा क्रॉप दिख रहा है ना, क्रॉप, यहां तक का फोरगट। क्रॉप के नीचे गिजर्ड दिख रहा है, गिजर्ड से लेके यहाँ मालपीजियन ट्यूब्यूल जहां पर शुरू हो रहा है, यहाँ तक पूरा का पूरा मिडगट, इसके नीचे पूरा एनस तक हाइंड गट। स्ट्रक्चर्स बता दिए। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये है इसका मुंह, ठीक है, ये क्या है, मुंह दिख रहा है कॉकरोच का। देखो कंपाउंड आईज दिख रही है ना, ये कंपाउंड आईज दिख रही है। कंपाउंड आईज मोज़ेक विजन कराती हैं, छोटी छोटी इमेज बना लेती हैं। 2000 तक ओमेटिडियम उसकी आंख में प्रेजेंट होते हैं। रिवाइज हो गया, ठीक है। अब मुंह दिख रहा है, मुंह के ऊपर देखो फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स के ऊपर, फेरिंग्स के नीचे चला ईसोफेगस। यहाँ पर ये सलाइवरी ग्लैंड है जो पर्पल से बने ना, जो ऐसे थोड़े से क्रैक्ड बॉर्डर जैसे दिख रहे हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और बीच में येलो कलर का सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी रिजर्वॉयर, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या है, क्रॉप। क्रॉप के बाद ये वाला पोर्शन क्या है, गिजर्ड। फिर ये पतले पतले से निकले हुए दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्स, ये क्या है, हिपैटिक सीके,
ठीक है। हेपेटिक सीके के नीचे मिडगट या फिर मालपीजियन ट्यूब्यूल, यहाँ पर एक रेशे से निकले हुए दिख रहे हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल जो एक्सक्रीशन का काम कराएंगे। फिर इलियम दिख रहा है, कोलोन दिख रहा है, रेक्टम दिख रहा है और फिर लास्ट में एनस हो गया। यही स्ट्रक्चर होता है किसका, कॉकरोच का, एलिमेंट्री कैनाल जो कहलाता है। अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। आओ देखो आंसर। The digestive system consists of alimentary canal and digestive gland. Digestive system में क्या क्या है, alimentary canal है, digestive gland है, okay? Alimentary canal of cockroach is divided in two. क्या क्या मैंने बताई थी, तीन चीजें, फटाफट से देखो, foregut, मिडगट एंड हाइंडगट, मैंने मार्क करके अलग से बताई थी, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। माउथ ओपन्स इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर, पहले फेरिंग्स होगा, माउथ जो है वो फेरिंग्स में ओपन होगा, फिर एक नैरो ट्यूब में जाएगा जो ईसोफेगस कहलाती है, फेरिंग्स के बाद हमने ईसोफेगस बनाया था, विच ओपन्स इनटू सैक लाइक क्रॉप फॉर स्टोरिंग फूड, और उसके बाद एक वो सैक लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें ओपन होती थी और वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर था वो क्या करता था, फूड को स्टोर करता था। क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजर्ड फॉर प्रोवेंट्रिकुलस। तो ये जो क्रॉप है, क्रॉप के कंटिन्यूएशन में कौन सा स्ट्रक्चर था, क्रॉप के नीचे गिजर्ड था। गिजर्ड के पास टूथ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारे मुंह में टीथ होते हैं ना, ऐसे ही गिजर्ड के पास दांत जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को तोड़ते हैं। गिजर्ड कंसिस्ट ऑफ 6 काइटिनस प्लेट्स कॉल्ड टीथ व्हिच हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, और पूरे के पूरे फोरगट में क्यूटिकल की लाइनिंग बनी होती है। A ring of 6 to 8 blind tubular structure called hepatic gastric caeca is present in the junction of foregut, midgut and secrete digestive juice। और उसके बाद हमने blind tubes देखे थे, foregut, midgut, hindgut में छोटे छोटे blind tubes थे। तो वो जो blind tubes हैं वो क्या करते हैं, digestive juices secrete करते हैं। Junction of midgut and hindgut is present another yellow colored thin filamentous malpighian tubule। और उसी के नीचे जब midgut खत्म होता था और hindgut शुरू होता था तो वहां पर भी कुछ धागे जैसे रेशे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते थे, और वो कहलाते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल, फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स होते हैं विच हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ, जो हीमोलिम्फ में से एक्सक्रीशन कराते हैं प्रोडक्ट्स का। हाइंडगट इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, और वो जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें इलियम है, कोलोन है और रेक्टम है, जो कि रेक्टम ओपन हो जाएगा एनस के थ्रू, और वो जो एनस है वो क्या करेगा फॉर द एक्सक्रीशन, तो रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। That's it. That is all about the complete digestive system of the cockroach. Clear? Okay. Now see the next diagram. Next question. Draw a neat and well labeled diagram of male reproductive system of frog। हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है, वो भी फ्रॉग का। और फ्रॉग की मैं आपको जब बात बताती हूँ तो दो इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को डिफरेंशिएट करने के लिए दो स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल की बॉडी में, जिसको देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये पर्टिकुलर फ्रॉग मेल है या फीमेल है। और वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मेल फ्रॉग में वोकल कॉर्ड्स, हैवी वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उसके गले में ऐसे लटकती हुई स्किन दिखती है, वो वोकल कॉर्ड्स हैं उसके, जिससे वो आवाज लगाता है फीमेल फ्रॉग को टू कॉल इट फॉर दी मेटिंग। ठीक है, तो एक तो ये स्ट्रक्चर होता है जो मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, नप्शियल पैड। हाथ जब देखोगे फ्रॉग के, तो वहां पर आपको एक सोलन पैड जैसा पोर्शन दिखेगा उसके थंब के पास, जो कि नप्शियल पैड या फिर कॉपुलेटरी पैड कहलाता है, जो मदद करता है फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में एट द टाइम ऑफ मेटिंग फॉर कॉपुलेशन। क्लियर? तो ये दोनों बातें याद रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमें डायग्राम बनाना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग का। तो वैसे आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, पर आप ये देख के बोल सकते हो तो हमको बुक में भी मिल जाएगा, बना के बता दो बनाना कैसे है। सो व्हाट यू विल डू इज, सबसे पहले आप बनाओगे टेस्टिस। तो दो टेस्टिस के ऊपर होती हैं फैट बॉडीज। तो ये फैट बॉडीज ऐसे दिखती हैं। टेस्टिस जो है वो तो स्पर्म्स को रखने वाली है, फैट बॉडीज क्या करने वाली हैं, फिर फैट बॉडीज का काम होता है एनर्जी स्टोर करना। फैट, देखो फैट जहां पर भी जिसकी भी बॉडी में स्टोर है वो क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आगे जाके कभी यूटिलाइज हो जाएगा जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी फैट बॉडीज एनर्जी स्टोर कर रही हैं। इसके बाद टेस्टिस से जुड़ा हुआ वसा डिफरेंशिया, जिसके पास किडनीज भी रहती हैं। उसके बाद उससे निकलता हुआ ट्यूब जो गैमीट को लेकर आएगा, और किडनीज भी यहीं पर सिचुएटेड है, इसी अलोंग विद दिस ट्यूब। ठीक है,
उसके बाद ये जो ट्यूब है ये एंड हो जाएगा एक और इस तरीके के स्ट्रक्चर में, और फिर यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर भी मिल जाएगा, यहाँ पर क्लोएकल अपर्चर मिल जाएगा। क्लोएकल अपर्चर इज द अपर्चर और द ओपनिंग फॉर पैसेज ऑफ यूरिन, एक्सक्रीटरी और अनवांटेड प्रोडक्ट्स एज वेल एज फॉर गैमीट्स। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, ये हो गया अपना डायग्राम तो बन गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसकी लेबलिंग करूंगी, पर एक इंपॉर्टेंट बात उससे पहले बता देती हूँ, वो ये है कि यहाँ पर यूरिन का पैसेज और गैमीट्स का पैसेज एक ही रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि क्या होगा, फैट बॉडीज। क्या होगा, फैट बॉडीज। फैट बॉडीज क्या करेंगी, एनर्जी को स्टोर करके रखेंगी। उसके बाद ये क्या है, दिस इज टेस्टिस। उसके बाद ये क्या है, किडनी, और यहीं पर क्या दिखेगा, वास, वसा डिफरेंशिया, ठीक है, बल्कि वसा इफरेंशिया, ठीक है, जो क्या लेके आएगा, स्पर्म लेकर आएगा टेस्टिस में से, ठीक। उसके बाद वो ला करके एक ट्यूब में दे देगा, और ये ट्यूब जो है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी यूरिनोजेनिटल ट्यूब या फिर डक्ट। अब इसको यूरिनोजेनिटल क्यों बोला, क्योंकि यूरिन भी लेके आएगी और गैमीट्स भी लेकर आएगी, इसीलिए यूरिनोजेनिटल बोल दिया। उसके बाद एक आपको लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो इस डायग्राम में थोड़ा ज्यादा लीफ जैसा दिख रहा है, मेरा वाला थोड़ा कम लीफ जैसा दिख रहा है। ये एक स्ट्रक्चर है जहां पर ये ट्यूब्स आकर ओपन हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है, वही येलो कलर का पोर्शन हमने यहाँ पर बनाया है, और ये जो येलो कलर का पोर्शन है ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। उसके बाद ये जो दिख रहा है ये क्या है, दिस इज क्लोएकल अपर्चर। वो अपर्चर जो क्या करेगा, अच्छा ये ट्यूब आकर है यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ जाएंगी। अब ये क्लोएकल अपर्चर क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करा देगा सारी चीज़ों को, चाहे वो अनवांटेड वेस्ट हो या फिर अनडाइजेस्टेड फूड हो या कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो या यूरिन हो या फिर गैमीट्स हो, एक ही जगह से पास ऑन होंगे, इसलिए यूरिनोजेनिटल ड्रग। अभी मेरा देख लिया डायग्राम, अभी इनका डायग्राम देखो। फैट बॉडीज दिख रही हैं, फैट बॉडीज दिख रही हैं, एनर्जी स्टोर करेंगी। उसके बाद यहाँ पर टेस्टिस दिख रही हैं, उसके बाद यहाँ वसा डिफरेंशिया ट्यूब जाता हुआ दिख रहा है, और ये जो है ये किडनी दिख रही है। इसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट मिल गई, यहाँ पर आकर मिलती हुई यूरिनोजेनिटल डक्ट है। फिर यहाँ यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, ये येलो वाला। उसके बाद ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर भी यहीं पर है, ये क्लोएकल अपर्चर है जहाँ से ये सारा प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा, और ये यूरिनोजेनिटल डक्ट ही कहलाता है, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट कहलाता है। ये मैंने बता दिया, क्लियर, दैट्स इट। ये हो गया आपका डायग्राम फॉर दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर हमने चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को आज कंप्लीट कर लिया है विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके मेरी एडवाइस है कि एक बार और क्विक रिविजन देखना है। जो चीज़ें छूट गई होंगी वो फिर से कवर हो जाएंगी, जो थोड़ी थोड़ी याद होंगी वो पूरी पूरी याद हो जाएंगी, ठीक है। आप इतना काम करो, आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने क्या किया, ये जो सारे आपको वीडियोस मिलते हैं इनको सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज अरेंज कराया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.magnetbrains.com, और प्ले स्टोर पर अवेलेबल ऐप जिसका नाम है फिर से मैग्नेट ब्रेन्स। आप वहां पर जाके भी इनको देख सकते हो। करना क्या है, टाइप करो www.magnetbrains.com, ऑफिशियल पेज खुलेगा, उसमें एक हेडिंग लिखी रहेगी एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, वहां पर आप जो भी कोर्स पढ़ना चाहते हो उसको क्लिक करो। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ना था उसे क्लिक किया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना था उसे क्लिक किया। तो हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, आप हर सब्जेक्ट और हर क्लास का डिफरेंट टीचर्स के द्वारा आपको वीडियोस सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें जो भी पढ़ना है, हमें बायोलॉजी पढ़ना है, हमने बायोलॉजी पर वॉच नाउ क्लिक किया। जैसे ही आप वॉच नाउ क्लिक करोगे तो ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन है, मैंने पढ़ाया है, मेरी पिक्चर है, क्या क्या इस पर्टिकुलर पेज पर आपको मिलेगा वो सब लिखा है, और नीचे लिखा है वॉट चैप्टर वाइज वीडियोज। उसके नीचे देखो लिखा है सिलेबस ओवरव्यू चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, इसमें सारे पूरे चैप्टर की डिटेल। तो आप ऐसे इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, सारे चैप्टर आपको सीक्वेंस में मिलेंगे विथ ऑल दी सॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। क्विक रिवीजन तो मिल ही रहा है, कंसेप्ट तो मिल रहा है, क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हो वॉच नाउ लिखा है, इस वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लगेगा और आप हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये सब क्यों किया गया है, ताकि आपको आपकी पढ़ाई करने में कोई भी परेशानी ना आए। अब चीज़ें सब समझ में आ गई हैं, पसंद आ गया है,
सब कुछ क्लियर हो गए कंसेप्ट, लाइक ज़रूर कर देना तो मुझे पता रहेगा। दूसरा, सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए आपकी इंपॉर्टेंट, और इसे शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, बिकॉज द मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, दैट टू ऑनलाइन, घर बैठे। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।